नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने जाना कल्पा और रोगी विलेज के बारे में और आज मैं आपको लेके चलूंगा स्पीति वैली के एक ऐसे गांव जो इंडो चाइना बॉर्डर के बहुत पास है और बताऊंगा कि कैसे एक बुद्धिस्ट मॉन्क के लाइफ सैक्रिफाइस से एक गांव की किस्मत बदल गई। ये कहानी आपको इंस्पायर और सरप्राइज जरूर करेगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। नाको गांव में हूँ मैं अभी। रात में यहाँ पहुँच गए थे, काफ़ी हाइट पे हैं हम अभी यहाँ पे। और आज का प्लान ये है, पहले नाको गांव घूमेंगे और फिर यहाँ से जाएंगे टाबो मोनेस्ट्री देखेंगे और फिर वहाँ से जाएंगे पिन वैली, यहाँ पे गुलिंग विलेज है और हमारा स्टे है वहाँ पे। शाम को वहाँ पे स्टे करेंगे। तो यही है प्लान दोस्तों आज का। लद्दाख के दिन याद आ गए, पिछले साल लद्दाख में था मैं। तब तो खैर काफ़ी ठंडी थी, लेकिन अभी भी ठंडी कम नहीं है। स्वेटर जैकेट के बिना काम नहीं चल रहा है। और अभी जब आगे जाएंगे पिन वैली तो हो सकता है ठंडी बहुत ज़्यादा मिले। जैसे हम लद्दाख में मार्च में गए थे तो एक भी पेड़ हरा नहीं मिला था। अभी देखिए पेड़ हरे भरे हो चुके हैं यहाँ पे स्पीति साइड। सुबह उठा था मैं 6:30 बजे, तब से देख रहा हूँ ये लोग खेत जोत के खेती कर रहे हैं। देखिए बीज बोने का काम हो रहा है। और वो देखिए क्या सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही हैं वहाँ से। स्नो अभी भी है पहाड़ियों के ऊपर, वहाँ भी स्नो है। तो दोस्तों यही था सुबह सुबह का अपना मॉर्निंग का थोड़ा सा ब्रीफिंग। अब जाता हूँ, हाथ मुँह धोता हूँ, दवाई ववाई खाता हूँ, फ्रेश होते हैं, फिर निकलते हैं लोकल नाको की साइट सीइंग करते हैं और फिर निकलेंगे टाबो के लिए। और दोस्तों एक काम की बात और बता देता हूँ कि अभी तक रिकोंग पीओ से लेके नाको तक मोबाइल में सिग्नल के कोई इशू ऐसा फील नहीं हुआ है। हर जगह सिग्नल अच्छे मिले हैं। मेरे पास 2 सिम है, एयरटेल पोस्टपेड और जियो पोस्टपेड। दोनों सिम में 4G सिग्नल आ रहे हैं अच्छे से। यहाँ पे चिटकुल और सांगला वैली में रात में सिग्नल चले गए थे, सुबह को वहाँ भी आ गए थे। इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आया था वहाँ से। जब भी इधर आए तो जियो एयरटेल सिम ला सकते हैं पोस्टपेड, कोई दिक्कत नहीं होगी। गाइस बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, तो गले में इन्फेक्शन है। जब मैं शिमला आया था दिल्ली से तब से मैं बीमार था थोड़ा, और दूसरा बॉडी अभी एडजस्ट हुई नहीं है यहाँ पे स्पीति के वेदर से, मतलब इस हाइट के वेदर से। तो काफ़ी दर्द हो रहा है और हल्का सा ब्लड भी गया था सुबह मुझे मुंह से। और अभी से मैं बोल रहा हूँ तो हल्का हल्का यहाँ पे जोर पड़ रहा है चेस्ट पे। देखिए प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ गई है मेरी। देखता हूँ मेडिसिन खाता हूँ, फिर साइट सीइंग लगी घूमूंगा तो ज़रूर जब आया हूँ तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं लोकल साइट सीइंग करने। पैदल पैदल चल के जा रहे हैं। पहली साइट सीइंग हमारी रहेगी नाको लेक, उसके बाद नाको मोनेस्ट्री। और भाई दिल्ली में तप रही जनता और यहाँ हम देखिए ठंड से बेहाल है। दोस्तों नाको गांव हंगरंग घाटी में स्थित है और इतनी ऊंचाई पे किन्नौर का ये सबसे बड़ा गांव माना जाता है। यहाँ मेनली एप्पल और खुमानी की खेती होती है। और आप यहाँ से हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक रियो पुरगिल के वंडरफुल व्यूज देख सकते हैं। इस पीक का एल्टीट्यूड है 6816 मीटर। जहाँ पे हमारा गेस्ट हाउस से 100 मीटर दूर है बस नाको लेक। चलो काटेगा नहीं अंकल ये? नहीं कुछ नहीं, आजा आजा। अरे कुछ नहीं करेगा, डोंट वरी। तो ये है कि नाको की लेक, छोटा सा तालाब टाइप का है ये। लेक तो कुछ नहीं है खास, देखिए। और देख के लग रहा है ये मैन मेड है, नेचुरली नहीं बनी है। चारों तरफ की बॉल बाउंड्री कर रखी है उन्होंने। बस यही है यहाँ का, ज़्यादा कुछ खास है नहीं कि इसमें समय लगाया जाए। अब चलते हैं मोनेस्ट्री देखते हैं। दोस्तों ये छोटी सी लेक गांव की कल्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। गर्मियों में आप यहाँ बोटिंग कर सकते हैं और सर्दियों में जब ये जम जाती है तो इस पर आइस स्केटिंग का भी मजा ले सकते हैं। नाको मोनेस्ट्री 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी और ये उन जगहों में से एक है जहां रिनचेन जांगपो ने बौद्ध ग्रंथों का संस्कृत से तिब्बती लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया था। मोनेस्ट्री का डिजाइन एंड आर्ट वर्क काफी सुंदर है और ये वज्रियाना बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड है। दिखने में ये आपको टाबो मोनेस्ट्री जैसी दिखती है। इसमें 4 बड़े हॉल हैं जिसमें एक सबसे पुराना और सबसे बड़ा है जो दुखोंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक श्राइन भी है जो पुरग्याल को डेडिकेटेड है, जिसे सोल ऑफ द माउंटेन्स कहा जाता है।
और 1975 में आए भूकंप के कारण ये मोनेस्ट्री लगभग बर्बाद हो चुकी थी। बाद में इसको रिस्टोर किया गया, जो आप आज देख रहे हैं। तो बेसिकली नाको जो है एक आराम करने की जगह है आगे की जर्नी के लिए, कि आगे की जर्नी थोड़ी कठिन होने वाली है टाबू की, स्पीति की। दोस्तों, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो एक दिन आप रुक सकते हो नाको में, इसको और अच्छे से जानने के लिए। और उसके लिए मैं आपको रुकने की जगह बता देता हूँ। नाको में कुछ होम स्टे हैं, जैसे अमर होम स्टे, सोनम होम स्टे, जो आपको 300 से लेकर 700 रुपये में मिल जाएंगे। दूसरा कुछ होटल्स हैं, जैसे रियो पुरगिल, जहाँ पर हम रुके थे। ये थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि टूरिस्ट सीजन में 4000 तक जा सकता है इसका रेट। इस होटल से व्यूज उतने अच्छे नहीं हैं, बस जिन्हें अच्छी फैसिलिटीज चाहिए वो इस होटल में आए। दूसरा, आपके पास कैंपिंग ऑप्शंस भी हैं, जैसे नागो किन्नर कैंप है। फिर 1-2 गेस्ट हाउस हैं, जैसे गैलेक्सी गेस्ट हाउस, जो आपको होम स्टे वाले रेट पर ही मिल जाएंगे। तो आइए अब चलते हैं टाबो की तरफ, और रास्ते में हम देखेंगे गुए मोनेस्ट्री, जो फेमस हो चुकी है अपनी मम्मी लामा के लिए। दोस्तों, जैसे ही आप नाको से निकल के हाईवे पे 1 किलोमीटर आगे चलते हैं, आपको नाको का हेलीपैड दिखता है। तो यहाँ आप जा सकते हैं, फोटोग्राफी कीजिए, और हेलीपैड के पास ही एक ढाबा है जहाँ आप लंच, ब्रेकफास्ट, स्नैक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आप किन्नौर से स्पीति की तरफ चलते जाते हैं, हरे भरे इलाके गायब होते जाते हैं और बंजर ग्रे और ब्राउन कलर के पहाड़ ही आपको दिखते हैं। ग्रीनरी सिर्फ गांव के आसपास ही दिखेगी, तो बाकी जगह एकदम वीराना जैसा लगता है, जैसे नाको में पेड़ जो थे गांव के आसपास ही थे। गुए विलेज नाको से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और कार से 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि नाको से थोड़ा आगे चलने पर नाला वाली खतरनाक और खराब रोड आ जाती है, जिस पर स्पीड लिमिट 5 किलोमीटर पर आवर है। ऐसी स्पीड लिमिट वाली रोड आपको कम ही मिलेगी देखने को इंडिया में। यहाँ पर कुछ एक्सीडेंट्स और लैंडस्लाइड हो चुके हैं, तो आपको यहाँ बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा ड्राइविंग करते समय। एक ही साइड है, देखो ये एकदम डाउन है। अच्छा, अभी एक साइड का वाला हो रहा है, देखो इसने हरा कर रखा है, उधर से आ रहा है। सुसाइड पॉइंट लिख दो, इससे बड़ा सुसाइड पॉइंट। हाँ, इससे बड़ा है तो किन्नौर वाले से। जाम लगवा दिया इसने, पीछे भी गाड़ी बुलवा दी है, वो दोनों घुमा दिए, 10 से भी आगे 10 से भी आगे। हरा लगा रखा है यार, इसको पता उधर वाले के लिए। गाड़ी तो नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। गंज क्या कर रहा है? ये देखिए गाड़ी जाम लग गया है यहाँ पे, खतरनाक। एक पहाड़ी गिरने वाला इलाका है, देखिए ठीक मेरे पीछे, पत्थर कभी भी गिर सकते हैं। फंस गए हम यहाँ पे, तो आए जा रही हैं यार गाड़ियाँ। तो मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे अपनी गाड़ी को, गाड़ी आ रही कोई? बड़ा खराब रास्ता है भाई।
ये देखिए यहाँ पे बहुत देर से खुदाई हो रही है और हम लोग खड़े हुए हैं और ये पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। दिल्ली वालों हटो यहाँ से, भीड़ बना रखी है यहाँ पे पूरा। गाड़ी हटाओ अपनी। हाँ ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन्होंने खोद खोद के बुरा हाल कर दिया पूरे पहाड़ों में। सफाई कर रहे हैं इसकी। और देखिए अभी हम यहाँ से जाके वहाँ मिल जाएंगे उस सड़क से, जो कि अच्छी सड़क है। आओ चलते हैं वापस, शायद ये अब खुलने वाला है। दोस्तों टाबो की तरफ 23 किलोमीटर चलते ही आता है चांगो मार्केट गेट। यहाँ से राइट टर्न लेकर 16 किलोमीटर आगे चलेंगे चांगो उपरेला की तरफ तो आएगी चांगो मोनेस्ट्री। और अगर आपको मोनेस्ट्रीज देखना पसंद है तो इसको भी देखना ना भूलें। यहाँ एक 500 साल पुराना प्रेयर व्हील है और यहाँ बुद्धिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट लिखे गए थे, तो ये भी देख सकते हैं। और ये चांगो मोनेस्ट्री देखने के बाद वापस आएंगे आप चांगो मार्केट गेट और यहाँ से चलेंगे टाबो रोड की तरफ। 6 किलोमीटर आगे चलने पर आता है शलकर गांव। यहाँ पर है शलकर मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री उतनी फेमस नहीं है, पर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो ये भी देख लीजिए। और इसी गांव में है एक हाईवे ढाबा जहाँ पर आप स्नैक ले सकते हैं, रिफ्रेश हो सकते हैं आगे के लिए। अभी हम लोग शलकर विलेज में हैं। हम इसका एल्टीट्यूड है 3200 मीटर। चाय पीने के लिए रुके हैं हम और देखिए कितनी अच्छी हरियाली यहाँ पे पेड़ उग रहे हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने पेड़ होंगे यहाँ पे। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि वीरान होगा, बंजर होगा, बट काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं। अच्छी बात है, पेड़ लगेंगे तो ऑक्सीजन भी बढ़ेगी यहाँ पे। हाईवे ढाबा से 8 किलोमीटर आगे चलकर आता है सुमुडो चेक पॉइंट। यहाँ आपके व्हीकल की एंट्री होती है, आईडी प्रूफ दिखाना होता है और नॉन इंडियंस यानी फॉरेनर्स को यहाँ इनर लाइन परमिट की कॉपी दिखानी होती है। पर इंडियंस को इसकी जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आधार कार्ड दिखाने से काम चल जाएगा। और ये चेक पॉइंट क्रॉस करने के बाद आप स्पीति वैली में एंटर कर जाते हैं। और चेक पॉइंट से 3 किलोमीटर आगे चलने पर एक छोटा ब्रिज आता है। ब्रिज के राइट साइड में आपको एक कलरफुल गेट दिखेगा। इस गेट से शुरू होती है गोए विलेज की रोड। जो यात्री अपने व्हीकल या टैक्सी से नहीं आए हैं उनके लिए बता दूं कि गांव के लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं जाती। टाबो जाने वाली बस आपको इस गेट तक छोड़ देगी। फिर इस गेट से गाँव जाने के लिए या तो किसी से लिफ्ट ले लीजिए या 10 किलोमीटर पैदल ट्रैक कर लीजिए। गांव तक जाने वाली ये लिंक रोड थोड़ी छोटी और स्टीप है। इस रोड के एंड में एक वैली आती है जिसमें गांव स्थित है। गुए विलेज 3200 मीटर के एल्टीट्यूड पर बसा एक छोटा सा गांव है और इंडो तिब्बत या इंडो चाइना बॉर्डर के काफी पास है। गांव में कॉमर्शियलाइजेशन ना के बराबर है। इसमें गिनती के 50-60 घर हैं, जिससे ये एक अच्छा ऑफ बीट प्लेस बन जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 20 साल पहले तक ज्यादा लोग इस गांव को ना तो जानते थे और ना ही ये कोई टूरिस्ट प्लेस था। पर 20वीं सदी के आखिरी सालों में बॉर्डर पुलिस ने यहाँ कुछ ऐसा डिस्कवर किया जिससे ये गांव रातों रात फेमस हो गया। तो हुआ ये 1975 में स्पीति में आए भूकंप ने यहाँ काफी तबाही मचाई, जिससे यहाँ के कई स्तूपा टूट गए। फिर बाद में ITBP के जवान यहाँ पर आए और यहाँ पर खुदाई कर रहे थे। और खुदाई के समय उन्हें एक टूटी हुई टॉम्ब मिली जिसमें एक मम्मी थी जो कि सिटिंग पोजीशन में थी, बॉडी इंटैक्ट थी, कमर में एक बेल्ट बंधी हुई थी जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क मेडिटेशन के समय यूज करते हैं, जिसे गोमथक कहा जाता है। और हाथों में एक माला थी, जैसे वो इंसान माला जपते जपते ही इस दुनिया से चला गया हो। फिर 2002 में यहाँ ऑक्सफोर्ड के कुछ रिसर्चर आए। उन्होंने कार्बन डेटिंग की मदद से पता लगाया कि ये जो मम्मी है 15वीं शताब्दी की है। और रिसर्चर्स ने ये भी बताया कि ये नेचुरली मम्मीफाइड हुई थी, यानी कि इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसको मम्मी बनाने के लिए कोई भी केमिकल या मटेरियल यूज नहीं किया गया था। क्योंकि जैसा हम जानते हैं इजिप्ट में जो भी लोग मम्मी बनाए गए उन्हें केमिकल लगा के बैंडेज में लपेट के बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया था। तो ये उससे अलग था, क्योंकि जो तिब्बतन मम्मीज हैं जिंदा ही मेडिटेशन और स्टारवेशन की प्रोसेस को यूज करके मम्मी बन गए, जो कि आज भी कुछ मॉन्क्स इस प्रोसेस को यूज करते हैं। फिर इस मम्मी को गांव से ऊपर की तरफ एक हिलटॉप पे रख दिया गया, जो कि प्रेजेंट टाइम में इसकी लोकेशन है। और मम्मी के कमरे के पास ही लामा का एक टेम्पल भी बनाया गया है। और इन बंजर पहाड़ों की बैकग्राउंड में ये कलरफुल मंदिर बहुत ही सीनिक लगता है, बहुत सुंदर लगता है। ये टेम्पल गुए गांव से 1 किलोमीटर ऊपर की तरफ रोड के एंड पर है, जो कि इस एरिया की लास्ट बिल्डिंग है।
और दोस्तों इसी मम्मी की वजह से ये गांव एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। अब ये मम्मी किसकी है, उसकी क्या कहानी है और इंडिया में ऐसी मम्मी कितनी हैं, कहाँ कहाँ हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा। पहले देखते हैं ये मोनेस्ट्री। तो जी आ गए बुए की मम्मी देखने, और यहाँ पे बारिश के साथ थोड़ी बर्फ भी पड़ती हुई हल्की हल्की। ओहो बंद है के ताला लगा हुआ है इसमें, और ये टेंपल है, ये बंद है अभी यहाँ पे। और वो पहाड़ देख रहे हो कितना बढ़िया हुआ है। इस मम्मी को कमरे के अंदर एक थिक ग्लास बॉक्स में रखा गया है, बिना कोई केमिकल लगाए, बिना कोई बैंडेज लगाए, बुद्धिज्म के व्हाइट एंड येलो कपड़ों से कवर करके, यानी नेचुरल प्रिजर्वेशन। और आज भी इसकी स्किन, टीथ, नेल्स और कुछ हेयर्स इंटैक्ट हैं। एक हाथ ध्यान मुद्रा में है और चेहरा घुटनों पर रखा हुआ दिखता है। इस मम्मी को गांव के लोग मम्मी लामा भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी लोक कथा की, यानी कहानी क्या है मम्मी की। तो दो कहानी इसकी बताई जाती हैं। पहली, गांव वालों का मानना है कि ये मम्मी सांगा तेंजिन नाम के एक लामा की है, जिन्होंने इस गांव की भलाई के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर दी थी। कहा जाता है कि सन 1430 में इस गांव में बिच्छुओं का बहुत आतंक था, जिससे काफी गांव वालों की डेथ भी हो गई थी। तब लामा ने इस समस्या को दूर करने के लिए बैठकर समाधि ले ली और मेडिटेशन की मुद्रा में प्रार्थना करने लगे, जिससे उनके जिंदा रहते ही मम्मी बनने की प्रोसेस शुरू हो गई। और कहा जाता है कि जैसे ही उनकी आत्मा ने शरीर को छोड़ा, आकाश में एक बड़ा रेनबो दिखा और गांव से सारे बिच्छू गायब हो गए। और आज तक गांव वालों ने यहाँ एक भी बिच्छू नहीं देखा है। यानी मोंक सांगा तेंजिन ने इस गांव को बचाने के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। दूसरी कहानी के मुताबिक उस समय में इंडो तिब्बत ट्रेड रूट यानी व्यापार मार्ग इस गांव से होकर ही गुजरता था, जिससे गांव काफी खुशहाल था। पर धीरे धीरे व्यापारी दूसरे छोटे रूट से जाने लगे, जिससे गांव वालों की आमदनी कम हो गई और लोग परेशान रहने लगे। तो उस समस्या को दूर करने के लिए मोंक ने समाधि लेकर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, जिससे गांव की प्रॉब्लम्स दूर हो गई। और साइंटिफिक प्रूफ से जो हमें कार्बन डेटिंग से मिला, उसने ये साबित भी किया है कि लामा नेचुरली ममीफाइड हुए थे। लेकिन कारणों की बात की जाए तो ये किसी एवलांचे में फंसने से भी हो सकता है, क्योंकि पहाड़ों पे एवलांचे आते रहते हैं और स्पीति के कोल्ड टेम्परेचर से बॉडी प्रिजर्व रह सकती है, जिससे ममीफिकेशन हो सकता है। तो इसके कारणों में थोड़ा मतभेद है, इस पर डिबेट हो सकती है, ये एक अलग विषय हो जाएगा। अब सवाल ये कि इंडिया में ऐसी मम्मी और कहाँ कहाँ है, तो कुछ लद्दाख की मोनेस्ट्रीज में है, एक कालिम्पोंग मोनेस्ट्री में है और एक अभी के दलाई लामा के गुरु लिंग रिनपोचे उनकी मम्मी धर्मशाला में है। एक पालमपुर के पास ताशी जोंग मोनेस्ट्री में है, बाकी तिब्बत में है। चलिए चलते हैं, ऊपर का व्यू दिखाते हैं आपको। दोस्तों गांव वाले इस मम्मी लामा की पूजा करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और उनको अपना प्रोटेक्टर मानते हैं। कुछ मानते हैं कि लामा अभी भी जिंदा हैं और इनके बाल, इनके नाखून आज भी ग्रो हो रहे हैं। और वैसे भी बिना किसी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेशन के मम्मी अभी भी इंटैक्ट है और उसमें खराब होने के कोई भी सिग्नल नहीं दिख रहे हैं। और इसमें इस गांव की साफ हवा, लो ह्यूमिडिटी और कोल्ड टेम्परेचर का भी बड़ा हाथ है। और गांव वाले मानते हैं कि मम्मी लामा ने पुराने समय से लेकर आज तक उनके गांव का ध्यान रखा है। उनकी वजह से ही गांव वालों को लाइवलीहुड मिला है और वाकई ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि हाल के सालों में इस यूनिक मम्मी की वजह से गांव में टूरिज्म काफी बढ़ गया है। यानी अगर यहाँ मम्मी नहीं पाई जाती तो शायद ये गांव उतना फेमस नहीं हो पाता, क्योंकि ये गांव बहुत रिमोट लोकेशन, रफ एनवायरनमेंट और नॉन कमर्शियल एरिया में है। तो हम ये कह सकते हैं कि मम्मी ने इस छोटे गांव को देश ही नहीं दुनिया के नक्शे पर ला दिया है। और जो सांगा तेंजिन यानी मम्मी लामा चाहते थे वही हो रहा है। उनके गांव को अटेंशन मिल रही है और गांव खुशहाल हो रहा है। अभी सडनली आपने देखा मौसम बिगड़ गया था, एकदम से बर्फ पड़ रही थी, ओले पड़ रहे थे, बारिश ही पड़ रही थी। अब एकदम से धूप निकल गई, 5 मिनट के अंदर मौसम बदल गया। ऐसा ही होता है स्पीति में भी, लद्दाख में बहुत अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है। दोस्तों बात कर लेते हैं स्टे ऑप्शन की। खाने की जगह कौन कौन सी हैं, रुकने की जगह कौन कौन सी हैं इस गांव में। तो टेंपल के पास तो कुछ नहीं है, गांव में कोई होटल भी नहीं है। गांव में कुछ होम स्टे हैं, जैसे नीमा होम स्टे, वहाँ रुक सकते हैं नाइट स्टे के लिए। और फूड ऑप्शन भी आपको गांव में ही मिलेंगे।
और इससे अच्छे ऑप्शन के लिए आप या तो टाबो रुक सकते हैं या नाको में स्टे कर सकते हैं और वहां से डे ट्रिप के लिए यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि एक दिन काफी है गांव घूमने के लिए। क्योंकि यहाँ पे बस 3 चीजें हैं देखने की। पहला तो ममी लामा, दूसरा ममी लामा के बगल में बना गुए टेम्पल, तीसरा है यहाँ का लैंडस्केप। यहाँ की माउंटेन्स के पैनोरामिक व्यू की फोटो खींच सकते हैं और इन पहाड़ों से पिघली बर्फ छोटी रिवर के रूप में नीचे बह के आती है, उसको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप दुनिया से कट ऑफ होकर कुछ पीसफुल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नाइट स्टे जरूर कीजिए। ये हम टॉप पे आ गए, टॉप का व्यू ये है। ये देखो ये खुला है, बस पता नहीं क्या रखा हुआ है इन्होंने, बटन बम। चलिए चलते हैं हम नीचे। अरे बाप रे, रिस्की। केसरिया तेल आप जाएंगे धनकर, धनकर के बाद ताबो, पहले ताबो। चलें? चलो चलो चलो। तो दोस्तों ये थी कहानी गुए गांव की, गुए की मम्मी की। और यहाँ आने से पहले मैं सिर्फ इजिप्शियन मम्मीज के बारे में जानता था और बिना केमिकल के मम्मी बनाना भी मुमकिन है ये नहीं जानता था, जो मुझे आज पता लगा। और ये कहानी जान के मुझे बहुत अच्छा लगा और सरप्राइज भी फील हुआ। आशा करता हूँ आपको भी ऐसा ही कुछ फील होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।